हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। मैं आपका निशान सर स्वागत करता हूं आपका तनु क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज से फाइनली क्लास 11th का इकोनॉमिक्स शुरू होने जा रहा है और यहां से आपको बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में प्यारे बच्चों इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा और इकोनॉमिक्स सिखाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th का इकोनॉमिक्स हम शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि क्लास 11th के इकोनॉमिक्स में प्यारे बच्चों आपको दो किताब पढ़नी पड़ेगी, है ना। दो किताब के बारे में हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। दोनों किताब को एक बार जरा देख लेते हैं पहले कि क्लास 11th के इकोनॉमिक्स में हमें कौन से दो बुक के बारे में पढ़नी है। तो ये है बेटा क्लास 11th का इकोनॉमिक्स, जिसमें हमें दो बुक के बारे में पढ़ना है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। प्यारे बच्चों, इन्हीं दोनों बुक के बारे में हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये जो बुक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के व्यू से। क्योंकि प्यारे बच्चों इस बुक से हमें क्या बहुत सारा सवाल देखने को मिलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हम इस बुक को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, फिर हम इस बुक को भी आसान भाषा में खत्म करेंगे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और इसके चैप्टर के बारे में देखेंगे। और अगर आपको इकोनॉमिक्स से डर लग रहा है प्यारे बच्चों तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही आसान भाषा में आप इकोनॉमिक्स सीखोगे और जितना आप उम्मीद किए से उससे ज्यादा आपका नंबर इकोनॉमिक्स में आने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो सबसे पहले हम भारतीय अर्थव्यवस्था के चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि इसमें हमें कितने चैप्टर के बारे में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये आप जान लो कि हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास है उसमें कुल 9 चैप्टर के बारे में पढ़ना है प्यारे बच्चों। और अर्थशास्त्र में सांख्यिकी जो किताब है उसमें हमें 8 चैप्टर के बारे में पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों अभी जिस किताब को हम चालू करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, उसमें 9 चैप्टर है और उस 9 चैप्टर को हम बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। और आज हम शुरू करने वाले हैं प्यारे बच्चों पहला चैप्टर। हमारा पहले चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब मेरे लाडलो कि स्वतंत्रता यानी कि आजादी की बात कर रहा है और पूर्व माने होता है पहले, पूर्व माने होता है पहले। यानी कि प्यारे बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आजादी के पहले हमारी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी और आजादी के समय आने तक हमारी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई, ये सारे चीज के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्यारे बच्चों परिचय, कि आखिर में ये जो अर्थव्यवस्था है इसके बारे में क्या कहता है। फिर हम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था का संरचना देखेंगे कि अर्थव्यवस्था बनी कैसे है। फिर प्यारे बच्चों स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था को देखेंगे, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जब हमारा देश आजाद हो रहा था तब हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। देश विभाजन, यानी कि हमारा पहले जो देश था वो एक था, लेकिन जैसे ही विभाजन हुआ तो कुछ नहीं बहुत ज्यादा फर्क पड़ा होगा अर्थव्यवस्था का। क्योंकि प्यारे बच्चों जब एक देश जुड़ा हुआ होता है, जब कई राज्य जुड़े हुए होते हैं प्यारे बच्चों, तो देश और राज्य दोनों उन्नति के स्तर पे जाते हैं, विकास करते हैं। लेकिन जैसे ही उसमें विभाजन हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वैसे ही क्या होता है अर्थव्यवस्था नीचे आ जाती है। तो ये चीज हमें इसमें देखने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। फिर हम पढ़ेंगे मेरे लाडलो ब्रिटिश शासन के कुछ सकारात्मक योगदान, यानी कि जो हमारे देश में ब्रिटिश शासक थे प्यारे बच्चों उनका योगदान कैसा था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे और ये मैं बताऊंगा आपको कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे अर्थशास्त्र के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं पहले ताकि हमें बहुत आसानी से आगे समझने में हमें मदद मिलेगी। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखो कि अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें कि अर्थशास्त्र क्या होता है, तो इसको हम जान लेते हैं ताकि हमें यह पता चल जाए कि भाई ये अर्थशास्त्र आया कहां से और इसमें किसके बारे में बात होती है। प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र हमारा एक संस्कृत वर्ड से आया है, अर्थशास्त्र हमारा एक संस्कृत वर्ड से आया है प्यारे बच्चों, संस्कृत शब्द से आया है और दो शब्द से मिलके बना है। कितने शब्दों से मिलके बना है? दो शब्द से मिलके बना है। पहला आपको देखो अर्थ और दूसरा हमें देखने को मिल रहा है शास्त्र। प्यारे बच्चों अर्थ और शास्त्र मिलकर बना है अर्थशास्त्र। और इनका अगर मतलब मैं बताऊं प्यारे बच्चों तो अर्थ का मतलब होता है मेरे लाडलो धन, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं पैसा की बात करता है, यहाँ पे संपत्ति की बात करता है। और शास्त्र का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रबंधन, यानी कि प्रबंधन को अगर मैं बोलूं आपको तो व्यवस्था की बात करता है।
यानी कि मेरे लाडलो, जो अर्थशास्त्र होता है ये हमें ये बताने की कोशिश करती है कि जो धन है, जो पैसा है, उसका प्रबंधन कैसे करे, उसकी व्यवस्था कैसे करे, ये सारे चीज हमें अर्थशास्त्र के बारे में जानने को मिलती है। प्यारे बच्चों, यहां से एक चीज और समझने की हम कोशिश करें तो अर्थशास्त्र जो है, इसके जन्मदाता कौन है? जैसे हम लोगों को जन्म हुआ, हम लोगों का जन्म हुआ प्यारे बच्चों, तो हमारे जन्मदाता हमारे माता पिता है। वैसे ही प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स के जन्मदाता के रूप में, यानी कि अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स के जन्मदाता के रूप में किसे जानते हैं, तो मेरे बच्चों इकोनॉमिक्स के जन्मदाता के रूप में हम एडम स्मिथ को जानते हैं। इकोनॉमिक्स के जन्मदाता के रूप में हम एडम स्मिथ को जानते हैं। इन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसको याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे बच्चों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। पूछ देता है एग्जाम में कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से किसे जानते हैं। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से प्यारे बच्चों हम जानते हैं एडम स्मिथ साहब को, है ना। प्यारे बच्चों, एडम स्मिथ साहब का एक किताब आया है जो 1776 में आया था। 1776 में एडम स्मिथ साहब का एक किताब है जिनका नाम है, अगर उसका नाम देखोगे प्यारे बच्चों तो आपको लगेगा क्या कि ये किताब का नाम नहीं है, ये चैप्टर का ही नाम रख दिए हैं, है ना। लगता है कि पूरा किताब का चैप्टर ऊपर ही लिखा है, लेकिन प्यारे बच्चों वो उनका किताब का नाम है। तो उसके बारे में देखेंगे कि जो इनका किताब है 1776 में, 1776 में, वो है एन इंक्वायरी इनटू द नेशन, an inquiry into the nation and causes of wealth of nation, wealth of nation। प्यारे बच्चों, एडम स्मिथ साहब का ये बुक है जो उन्होंने 1776 में लिखा था, एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। प्यारे बच्चों, इतने बड़े बुक का नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको एग्जाम के लिए बस आप ये याद रखोगे वेल्थ ऑफ नेशन, है ना। आपके एग्जाम में भी बस यही लिखा आएगा कि एडम स्मिथ साहब की किताब का नाम क्या है, तो आप बोलोगे वेल्थ ऑफ नेशन। ये एग्जाम में आने वाला है प्रश्न बेटा, और इसे बहुत ही अच्छे से आपको याद करना होगा। थोड़ा सा और जानेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें हम ये समझेंगे कि हमारा जो अर्थशास्त्र है ये धन का प्रबंधन करता है, धन का प्रबंधन करता है। और साथ ही साथ यहां पे ये जानो कि अर्थशास्त्र जो है प्यारे बच्चों, ये हमारा संसाधन का बेहतर उपयोग सिखाता है, संसाधन का बेहतर उपयोग करना सिखाता है। अबे प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र में संसाधन का बेहतर उपयोग करने की क्यों बात करता है, अच्छे तरीके से उपयोग करने की क्यों बात करता है? क्योंकि प्यारे बच्चों, हमारा अर्थशास्त्र जो है वो ये कहता है कि हमारे पास जो संसाधन है, हमारे पास प्यारे बच्चों जो संसाधन है वो क्या है, वो सीमित है। हमारे पास जो रिसोर्सेस है प्यारे बच्चों, जो संसाधन है ये सीमित है, और हमारी जो आवश्यकता है ना, यानी कि हमारी जो जरूरत है प्यारे बच्चों वो असीमित है। यानी कि मेरे लाडलो, अर्थशास्त्र कहता है कि हमारे पास संसाधन तो सीमित है लेकिन हमारी जरूरत असीमित है। यानी कि संसाधन जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन हमारी मांग बढ़ती जा रही है, हमारी मांग खत्म होती ही नहीं है। हमें एक चीज खाने का मन करता है, हम उसको खा लेते हैं, फिर हमें दूसरे चीज का मन करता है, यानी कि हमारी मांग और बढ़ जाती है। फिर हम उसको खा लेते हैं, फिर हमें दूसरे चीज पे मन चला जाता है, यानी कि हमारी जरूरत कुछ और बन जाती है। जैसे अभी आपकी जरूरत क्या है, स्पॉन्ज खाना है। मान लीजिए आपको स्पॉन्ज खाने का मन कर रहा है प्यारे बच्चों, तो आप स्पॉन्ज खा लिए, लेकिन प्यारे बच्चों कुछ ही समय बाद आपकी मांग और बढ़ जाएगी कि नहीं, अभी हमें चाट खाना है, अब हम समोसा खाएंगे। तो ये क्या हो रही है, ये आपकी जरूरत जो है, आपकी जो आवश्यकता है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अर्थशास्त्र में प्यारे बच्चों संसाधन नहीं बढ़ता है, संसाधन क्या है, संसाधन हमारे पास सीमित है। इसलिए अर्थशास्त्र कहता है कि हमें संसाधनों का बेहतर उपयोग करना चाहिए जिससे हमारी जरूरत बहुत अच्छे से पूरा हो। और यह क्यों, क्योंकि हमें किसकी जरूरत है प्यारे बच्चों, हमें संतुष्टि की जरूरत है, हमें संतुष्टि की जरूरत है। तो इसके लिए हमें संसाधन का बेहतर उपयोग करना चाहिए।
तो ये रही अर्थशास्त्र के बारे में कुछ जानकारी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर और चैप्टर में देखेंगे कि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था क्या है आजादी के समय और आजादी आते समय, है ना, यानी कि आजादी से पहले कैसी थी और जब हम आजाद हुए उस समय कैसी है। तो चलते हैं एक बार चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है प्यारे बच्चों और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें आपको अपने भारत के बारे में पढ़ना है, उन अंग्रेजों के बारे में पढ़ना है प्यारे बच्चों, जो क्या है, जो हमें गुलाम बना के रखे थे। ठीक है, तो उन सभी चीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र के बारे में हमने जान लिया, यहाँ पे कुछ बातें जरा एक बार देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र दो वर्ड से मिलकर बना है, अर्थशास्त्र, जिसका मतलब होता है धन, और शास्त्र का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रबंधन, यानी कि हम धन का प्रबंधन कैसे करें, है ना। अर्थशास्त्र का एक विषय है प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र एक विषय है जिसमें समाज, व्यक्ति, सरकार क्या करते हैं, सीमित संसाधनों का उपयोग करके अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करता है ना। क्या बोल रहा है, संसाधन कैसा है, सीमित है, सीमित संसाधन का उपयोग करके अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करता है, यही कहलाता है अर्थशास्त्र। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में हम जानते हैं एडम स्मिथ साहब को, और ये कैसे अर्थशास्त्री थे, यह ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। ये भी याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि एडम स्मिथ कैसे अर्थशास्त्री थे, तो प्यारे बच्चों एडम स्मिथ ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में हम एडम स्मिथ साहब को जानते हैं। आप उनको अगर देखना चाहोगे प्यारे बच्चों, तो ये देखो, यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए एक मस्त एडम स्मिथ साहब का पिक्चर लगा रखा हूं, देख लो। पहले तो मिले नहीं होंगे, यहाँ पे हम मिल लेते हैं, है ना। देखो इनके बाल कितने मस्त हैं, कोई रखना चाहे तो ऐसे बाल रख सकते हो, और ज्यादा इंटेलिजेंट। प्यारे बच्चों ये सब विद्वान थे, है ना, इनके बाल थोड़ा इसी टाइप के होते थे, एक अलग ही पहचान होती थी इनकी कि हाँ ये साइंटिस्ट हैं, ये ऐसे विद्वान हैं, ये अर्थशास्त्री है, ये भूगोल शास्त्री है, तो सबकी एक अलग पहचान हो जाती है प्यारे बच्चों। तो ये है हमारे एडम स्मिथ। इनका एक बुक आया था प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको बताया 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड वेल्थ ऑफ नेशन, कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। प्यारे बच्चों आपको वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से याद रखना है कि एडम स्मिथ साहब का जो बुक है उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, है ना। चलो प्यारे बच्चों एक बार ये देख लेते हैं कि एडम स्मिथ साहब अर्थशास्त्र के बारे में क्या बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन के वितरण का अध्ययन करते हैं। धन यानी कि प्यारे बच्चों धन का क्या करना, धन का प्रबंधन करना, धन का वितरण कैसे करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास पैसा आ गया है, हमारे पास बहुत सारा धन है, लेकिन उसका वितरण करना अगर हमें नहीं आएगा तो फिर हम कैसे धन को बचाएंगे, फिर हम धन को खर्च कैसे करेंगे, है ना। तो अर्थशास्त्र हमें यही सिखाता है। एडम स्मिथ साहब कहते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमें धन का वितरण करने को मिलता है। धन का वितरण कैसे करें, धन का वितरण कहां पे करना है, और धन का वितरण मेरे प्यारे बच्चों किसके लिए करना है, ये सब हमें अर्थशास्त्र सिखाता है। प्यारे बच्चों एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इस बात को नोट कर लेना बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में आपका ये प्रश्न आने वाला है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो किसके अनुसार है, एडम स्मिथ साहब के अनुसार। एडम स्मिथ साहब कहते हैं कि अर्थशास्त्र हमारा एक धन का विज्ञान है, जिसमें हमें धन के बारे में, संपत्ति के बारे में, पैसा के बारे में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, चलो तो प्यारे बच्चों अब यहां से आगे हम अपने चैप्टर के टॉपिक पे, जहां पे हमारा सबसे पहले पढ़ना है अर्थव्यवस्था। पहले हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। प्यारे बच्चों यहां पे आप ध्यान देना, अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, लेकिन मैंने अभी आपको अर्थशास्त्र बताया था। तो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, और अर्थव्यवस्था यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इकोनॉमी। तो अब हम जानेंगे कि इकोनॉमी क्या होता है। तो इकोनॉमी बहुत ही आसान भाषा में अगर बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, तो अर्थव्यवस्था किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होता है। अर्थव्यवस्था किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होता है, संबंधित होता है। और जहां पे इस विशेष क्षेत्र में हम क्या देखते हैं, तो अर्थव्यवस्था किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होता है जहां पे प्यारे बच्चों हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं।
आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों आर्थिक गतिविधियों का मतलब क्या, यानी कि आर्थिक गतिविधियों का मेरे प्यारे बच्चों मतलब ये हुआ कि इसमें हम वह सारी गतिविधि का मतलब जानते हैं जिससे हम पैसा कमाते हैं, है ना, जिससे हम क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। यानी कि जैसे प्यारे बच्चों इसमें आपका आ जाएगा दुकान चलाना, ठीक है प्यारे बच्चों, यातायात आ जाएगा, यानी कि क्या, ऑटो हो गया आपका, है ना, रिक्शा हो गया, ये सभी चलाकर हम पैसा कमाते हैं, ये सारी आर्थिक गतिविधियां है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका बैंक हो जाएगा, है ना, बैंक क्या करता है, हमें पैसा देता है, हमें लोन देता है, हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, ये सारी हमारी आर्थिक गतिविधियां है प्यारे बच्चों, है ना। तो ये सारे कामों का अध्ययन, ये सभी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत करते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था हमारी एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम अपने जीवन को चलाने की, जिसमें हम अपने जीवन को चलाने की गतिविधियां यानी कि आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। बस सिंपल सी बात यही है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम अपने जीवन को चलाने के लिए, हम अपने जीवन को बिताने के लिए हम क्या करते हैं, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं प्यारे बच्चों, यही है अर्थव्यवस्था। लाडलो एक बात समझो, अर्थव्यवस्था के पास दो मुख्य काम है, अर्थव्यवस्था के पास दो मुख्य काम होते हैं, इसके बारे में समझते हैं और यहां से आपको और अच्छे से क्लियर होने वाला है। अर्थव्यवस्था के दो मुख्य काम, आखिर में ये दो मुख्य काम कौन कौन से हैं इसके बारे में जानते हैं। तो प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था का जो दो मुख्य काम है, पहला वो ये है कि वो वस्तु को बनाती है, वस्तुओं को बनाना, वस्तुओं को बनाना। यानी कि प्यारे बच्चों कैसा वस्तु, जिस वस्तु से हम उपयोग करते हैं, जिस वस्तु का हम उपयोग करते हैं और उसके उपयोग करने से जब हमें संतुष्टि मिलती है, जब हमारी आवश्यकता खत्म हो जाती है, वैसे वस्तु को हमारी अर्थव्यवस्था बनाती है। और प्यारे बच्चों इसके पास दूसरा जो काम है ये है रोजगार देना। ये इसका दूसरा काम क्या है, रोजगार देना। मतलब प्यारे बच्चों एक तरह से ये समझो कि काम देना, यानी कि जब ये हमें काम देगा, जब ये रोजगार देगा तो हम क्या करेंगे, उससे हम पैसे कमाएंगे और उस पैसे से हम क्या करेंगे, अपने जीवन को चलाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम अपने जीवन को चलाने के लिए आर्थिक गतिविधियों को करते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे जो रोजगार है, इसमें मान लो ये एक रोजगार दिया, जैसे हम मान लेते हैं कि इसने हमें ऑटो चलाने के दिया, तो ऑटो चलाना क्या है, एक आर्थिक गतिविधि है और ये किसके अंतर्गत आएगा, यातायात में आएगा। और प्यारे बच्चों यातायात अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधि है और इसको चलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पैसा, और उससे हम अपने जीवन को चलाएंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु आप अच्छे से समझेंगे कि अर्थव्यवस्था का दो मुख्य काम है, पहला वस्तुओं को बनाना और दूसरा रोजगार देना, है ना प्यारे बच्चों। ये बहुत अच्छे से आप तरीके से समझेंगे और इसको याद रखेंगे। यहां से आपके भी प्रश्न बनते हैं कि अर्थव्यवस्था के दो मुख्य कामों का वर्णन करें, दो मुख्य कार्यों का वर्णन करें। तो प्यारे बच्चों यहां तक समझ लिए, थोड़ा सा इधर देखेंगे। अर्थव्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था है, एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें देश के लोग काम करते हैं, है ना, देश के लोग काम करते हैं, जैसे खेती, कारखाने में सामान बनाना, दुकान चलाना। प्यारे बच्चों बैंकिंग यानी कि बैंक जो हमें पैसा देता है, जिसमें हम पैसा जमा करते हैं। प्यारे बच्चों बीमा यानी कि लोन की बात कर रहा है। यातायात जिसे हम परिवहन भी बोलते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि ऑटो चलाना, रिक्शा चलाना, है ना, गाड़ी चलाना, ट्रक चलाना, ये सब यातायात के साधन हुए। संचार प्यारे बच्चों, संचार माने होता है सूचना फैलाना। ये सभी जो आर्थिक गतिविधि है, ये सभी काम मिलकर देश की संपत्ति बनाते हैं और लोगों को रोजगार यानी कि बेटा कमाई, उसे हम काम कहते हैं, कमाई का मौका देते हैं। यानी कि ये सभी आर्थिक गतिविधियां क्या करती है, लोगों को रोजगार देती है, लोगों को काम देती है, जिससे वो करके पैसे कमाकर अपने जीवन को चलाते हैं। ये होती है प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था। इस तरह प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था के दो मुख्य काम है ना, दो मुख्य काम है। पहला, लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए प्यारे बच्चों सामान और सेवाओं जैसे बिजली, सफाई, शिक्षा क्या करती है, बनाती है। पहला काम है उसका वस्तु को बनाना, जो क्या करता है, लोगों की जरूरत को पूरा करता है।
तो पहला काम हो गया वस्तु को बनाना, और प्यारे बच्चों दूसरा काम है लोगों को काम देती है, लोगों को रोजगार देती है, जिससे मेरे लाडलो वो पैसे कमाते हैं और कमाकर अपने जीवन को चलाते हैं। ये अर्थव्यवस्था की दो मुख्य काम है। आगे हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। संरचना का मतलब होता है मेरे बच्चों जिससे वो मिलके बना है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपकी शरीर की संरचना क्या है, तो आपकी जो शरीर है, दो हाथ, दो पैर, आंख, कान, नाक, है ना, ये सब मिलके आपके शरीर का निर्माण किए हैं। तो ये सारे क्या है, ये सारे आपके शरीर की संरचना हुए। वैसे ही हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था किससे मिलके बनी है, अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था की जो संरचना है वो तीन तरह से बटा हुआ है ना। कितने तरह से? तीन तरह से। और उन्हीं तीनों को जब हम मिला देते हैं प्यारे बच्चों तो वो एक अर्थव्यवस्था की संरचना कहलाती है। अर्थव्यवस्था की संरचना जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। प्यारे बच्चों इसमें तीन भाग हमें पढ़ने को मिलेगा और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे से समझेंगे और यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनना 100 to 10% निश्चित है, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे और बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, सीखेंगे कि अर्थव्यवस्था की संरचना हमें क्या सिखाती है, अर्थव्यवस्था की संरचना क्या कहती है, इसके बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें सबसे पहले जो आता है वो है हमारा प्राथमिक क्षेत्र। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्राइमरी सेक्टर। जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्यारे बच्चों इसमें दूसरा हमें पढ़ने को मिलेगा द्वितीयक क्षेत्र, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों सेकेंडरी सेक्टर। जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। और इसमें तीसरा जो पढ़ने को मिलेगा प्यारे बच्चों वो है हमारा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर। तो ये तीनों क्षेत्र प्यारे बच्चों जब आपस में मिलते हैं तो एक अर्थव्यवस्था की संरचना का निर्माण करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो प्यारे बच्चों प्राथमिक सेक्टर की अगर हम जब बात करते हैं तो इसमें क्या आते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन यानी कि वैसे संसाधन जो हमें प्राकृतिक रूप से मिले हैं। तो इसमें प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में वैसे काम आते हैं जो प्राकृतिक संसाधन से जुड़ा हुआ है ना। ऐसा क्षेत्र, ऐसा व्यवस्था या ऐसा सेक्टर बोलो जिसमें प्राकृतिक संसाधन से जुड़े हुए काम को करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो कृषि। कृषि प्यारे बच्चों, कृषि क्या है, कृषि हम भूमि में करते हैं प्यारे बच्चों, और भूमि क्या है, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। कृषि के बाद अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो पशुपालन ले लो, है ना, पशुपालन प्यारे बच्चों, पशुपालन। फिर अगर हम इसमें बोले तो मछली पालन प्यारे बच्चों। फिर इसमें एक और जान लो आप, वानिकी हो जाएगा। वानिकी का मतलब होता है प्यारे बच्चों वन, पेड़ पौधे को लगाना, है ना, पेड़ पौधे को लगाना। और पेड़ पौधे कैसे संसाधन है, पेड़ पौधे हमारे प्राकृतिक संसाधन है प्यारे बच्चों, है ना। इसको अच्छे से याद रखेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जान लो कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर में प्यारे बच्चों खनन भी आता है। प्राइमरी सेक्टर में खनन भी आता है, यानी कि प्यारे बच्चों खनन के बारे में और अच्छे से जानेंगे। इसमें खनन आता है और खनन क्या होता है ये समझिए। खनन क्या होता है प्यारे बच्चों, हम जब खनिज को निकालते हैं, हम जब खनिज को निकालते हैं प्यारे बच्चों तो खनिज को पृथ्वी के धरातल से निकालना क्या कहलाता है, खनन कहलाता है।
खनिज को पृथ्वी के धरातल से निकालना क्या कहलाता है? खनन कहलाता है। और खनन हमारा प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। खनन हमारा प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। प्यारे बच्चों यहाँ पे एक चीज समझेंगे, सिंपल सा अगर मतलब मैं आपको बताऊं प्राथमिक क्षेत्र का, तो ऐसा क्षेत्र जिसमें कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य को किया जाता है। ऐसा क्षेत्र जिसमें कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य को किया जाता है, उस क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ये समझ लो, उस क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जिसमें कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य को किया जाता है, उस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्यारे बच्चों सेकेंडरी क्षेत्र की अगर हम बात करें, सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या आता है? जब हम प्राथमिक क्षेत्र से रॉ मटेरियल्स को लेते हैं, है ना, जब हम प्राथमिक क्षेत्र से रॉ मटेरियल्स को लेते हैं, यानी कि प्यारे बच्चों इसे हम बोलते हैं कच्चा माल। इसे हम कहते हैं कच्चा माल। यानी कि जब हम प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल को लेकर किसी वस्तु को बनाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल को लेकर वस्तु को बनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। सिंपल सी बात में ये याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि सेकेंडरी सेक्टर में, द्वितीयक क्षेत्र में वस्तु का निर्माण होता है। वस्तु का निर्माण होता है, वस्तु को बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, फैक्ट्री में क्या होता है? कपड़ा बनता है। प्यारे बच्चों फैक्ट्री में क्या हो रहा है? फैक्ट्री में कपड़ा बन रहा है। तो वो जो कपड़ा बन रहा है फैक्ट्री में, तो क्या वो कपड़ा बनने के लिए पहले क्या चाहिए? तो फैक्ट्री में प्यारे बच्चों कपड़ा बनने के लिए हमें चाहिए रेशा। कपड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए रेशा। और प्यारे बच्चों रेशा कहां से आएगा? कपास से। और कपास की क्या होती है प्यारे बच्चों? कपास की खेती होती है, कृषि होती है। और कृषि हमारा प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। कृषि हमारा प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो हम द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल को लेते हैं और तब हम वस्तु को बनाते हैं, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, उसे बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र, है ना। जब हम प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल को लेकर किसी वस्तु को बनाते हैं, जैसे इसमें आता है खनन, ठीक है। खनन यानी कि खनन मतलब क्या? खनिज को निकालना, खनिज को निकालना। तो प्यारे बच्चों खनिज में लोहा भी आता है। और जब हम लोहा को निकालकर कोई औजार बनाते हैं, है ना, औजार बनाते हैं, जैसे मान लो लोहा को निकाल लिया और एक बड़ा सा हमने क्या भाला बना लिया, ठीक है। लोहा को निकालकर हमने क्या बना लिया? एक भाला बना लिया। यानी कि प्यारे बच्चों हमने खनन करके लोहा निकाला, ये प्राथमिक क्षेत्र है। और जब हम उससे एक वस्तु का निर्माण कर दिए, यानी कि एक भाला का निर्माण कर दिए प्यारे बच्चों, तो वो होता है सेकेंडरी सेक्टर, वो हो गया द्वितीयक क्षेत्र, जिसमें हमने वस्तु का निर्माण किया, है ना। जैसे यहाँ पे हम बोले तो लोहे से औजार बनाना, ये भी एग्जाम्पल हमारा बहुत ही अच्छा है और सुटेबल है। लोहे से औजार बनाना, ये था हमारा द्वितीयक क्षेत्र। प्यारे बच्चों टर्सरी सेक्टर की अगर हम बात करें, तो टर्सरी सेक्टर में क्या होता है? इसमें दोनों क्षेत्र को सेवा दिया जाता है। दोनों क्षेत्र को सेवा, समझो जैसे बात को, मान लो कि हमने क्या किया? गेहूं का उत्पादन किया, है ना। हमने गेहूं का उत्पादन किया और प्यारे बच्चों गेहूं का उत्पादन करके हम उसको ले गए मशीन में और जाके फिर वहां से हम क्या बना रहे हैं? मान लो कि बिस्किट वगैरह बना दिए, है ना। हम क्या कर रहे हैं? बिस्किट बना रहे हैं। तो उत्पादन किए प्राथमिक क्षेत्र, बिस्किट बनाए द्वितीयक क्षेत्र, है ना। उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र, और उससे जब हम किसी वस्तु को बना दिए द्वितीयक क्षेत्र। और प्यारे बच्चों जब फैक्ट्री में कोई चीज बन जाती है तो उसे कहाँ भेजते हैं? बाजार में भेजते हैं। फैक्ट्री में तो नहीं रखेंगे ना, उसको बाजार में बेचेंगे, है ना, उसको बाजार में बेचेंगे। और बाजार में बेचेगा कौन प्यारे बच्चों? टर्सरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र। यानी कि तृतीयक क्षेत्र का काम है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा प्रदान करना, इसलिए प्यारे बच्चों इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसे सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। ये हो गया हमारा तृतीयक क्षेत्र। प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंस बिंदु के बारे में जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को प्यारे बच्चों कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, तो ये बात अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं और द्वितीयक क्षेत्र को प्यारे बच्चों औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। औद्योगिक
क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें केवल क्या लगाते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में हम उद्योग लगाते हैं, कंपनी लगाते हैं, इसलिए प्यारे बच्चों द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं और तृतीयक क्षेत्र को प्यारे बच्चों सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये थी हमारी अर्थव्यवस्था की संरचना, जिससे मिलकर हमारी अर्थव्यवस्था तैयार हुई है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बनी है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्यारे बच्चों यहां पे देखेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था में जो भी आर्थिक काम जैसे उत्पादन, सेवाएं होते हैं, उन्हें 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी कि अर्थव्यवस्था में जो भी काम होता है, हमने बोला कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां होती है, तो इन सभी आर्थिक गतिविधियों के प्यारे बच्चों 3 क्षेत्र में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र प्यारे बच्चों, फिर द्वितीयक क्षेत्र और एक हमारा तृतीयक क्षेत्र। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। प्राथमिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में वे काम आते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। इस बात पे ध्यान रखेंगे। ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राथमिक मतलब जिसमें प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके उत्पादन करते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि, कृषि हम क्या करते हैं, भूमि पे करते हैं, तो भूमि क्या है, प्राकृतिक संसाधन। बेटा पशुपालन हो जाएगा, मछली पकड़ना हो जाएगा, है ना, जल से लकड़ी या फल लेना, है ना, जंगल से लकड़ी या फल लेना। जंगल जाते हैं, जंगल क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है प्यारे बच्चों, है ना। खनिज निकालना, खनन करना, खनन करना यानी कि हम क्या करते हैं, भूमि के धरातल से हम खनिज को निकालते हैं, पृथ्वी के चट्टानों से हम खनिज को निकालते हैं, और पृथ्वी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये कृषि हो गया, है ना, यहाँ पशुपालन हमारा है, ये हो गया वानिकी, यानी कि हम क्या करते हैं, जंगल से लकड़ी को लाते हैं, और ये प्यारे बच्चों हो रहा है खनन, इसी को बोलते हैं खनन, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, खनिज को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्राथमिक क्षेत्र। प्यारे बच्चों द्वितीयक क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो द्वितीयक क्षेत्र क्या कहता है, सेकेंडरी सेक्टर, इस क्षेत्र में कच्चे माल से सामान को बनाया जाता है। इस क्षेत्र में क्या कहते हैं, कच्चे माल से सामान बनाए जाते हैं। इस क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। ये 2 बात याद रखेंगे। यानी कि प्यारे बच्चों सेकेंडरी सेक्टर में हम वस्तु को बनाते हैं, बस इतना आप याद रख लो, आपको कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, वस्तु को बनाते हैं। पहला क्षेत्र उत्पादन की बात करेगा, दूसरा क्षेत्र वस्तु को बनाने की बात करेगा, और तीसरा क्षेत्र आपका सेवा की बात करेगा। बस ये 3 बात, 3 क्षेत्र 3 बात, 3 बात में आपको 3 क्षेत्र याद हो जाएगा। पहला उत्पादन, दूसरा वस्तु का निर्माण, और तीसरा सेवा। बस प्यारे बच्चों जैसे देखो फैक्ट्रियों में कपड़े बनाना, है ना, फैक्ट्री में क्या करते हैं, कपड़े बनाते हैं, और कपड़े बनाने के लिए प्यारे बच्चों हमें चाहिए रेशा, और रेशा हमें मिलता है प्यारे बच्चों कपास से, और कपास की होती है खेती, और खेती हमारा प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो द्वितीयक क्षेत्र में हम प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेकर किसी वस्तु को बनाते हैं। लोहे से मशीन बनाना, दूध से चीज बनाना, गेहूं से आटा बनाना, ये सारे हमारे द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण हुए। प्यारे बच्चों तृतीयक क्षेत्र की तरफ देखेंगे तो तृतीयक क्षेत्र क्या कहता है, सेवा क्षेत्र, है ना, इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यह क्षेत्र सेवाएं देता है ना, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा देता है, बाकी दोनों क्षेत्रों को सहारा देता है। जैसे बैंक, प्यारे बच्चों बैंक क्या है, बैंक हमें सेवा देता है, हमारे पैसे को रखता है ना, हमारे पैसे को फिर जब मुझे जरूरत पड़ती है तब हमारे पैसे को हमें देती है, यानी कि वो हमारी सेवा कर रही है। बैंक, स्कूल, स्कूल हमारी सेवा करती है, क्या करने में, शिक्षा प्रदान करने में प्यारे बच्चों। अस्पताल, अस्पताल में जो भी डॉक्टर होते हैं वो हमारे बीमारियों का इलाज करते हैं प्यारे बच्चों, वो हमें सेवा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार के सभी उदाहरण आपके किसमें आएंगे, तृतीयक क्षेत्र में आएंगे। परिवहन, बस या रेल, संचार जैसे मोबाइल, इंटरनेट, इन सभी से हमें सूचना मिलता है, इन सभी से हमें सूचना की जानकारी होती है। तो ये सभी क्या हुए, टर्सरी सेक्टर हुए, तृतीयक क्षेत्र हुए। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देखो सभी लोग हैं, है ना, एक डॉक्टर है, ये क्या करता है, ये इलाज करता है। डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर इलाज करता है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे जो डॉक्टर है वो लेडीज है ना, तो इलाज करती है ना। ऐसे तो मैंने डॉक्टर बोला था, डॉक्टर तो इलाज करता है, लेकिन यहाँ पे पिक्चर में जो डॉक्टर है वो लेडीज है, तो प्यारे बच्चों लेडीज है इसलिए वो इलाज करती है
है ना, यानी कि सेवा कर रही है। ठीक है, बाकी बहुत सारे देखो, ये अच्छा ये रहा एक डॉक्टर जेंट्स रहा। ठीक है, ये क्या है, ये कुक है ना, ये कुक हो गया। और बहुत सारा ये देखो, ये आर्किटेक्ट हो गया। तो ऐसे बहुत से ये सभी क्या करते हैं, हमें सेवा प्रदान करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा अर्थव्यवस्था की संरचना, जिसको हमने बहुत ही आसान भाषा में और सरल भाषा में समझा है। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो यहां पे अब हमें पढ़ने को मिलेगा प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व, आजादी से पहले हमारी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और यहां से आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर और ज्यादा इंटरेस्ट होने वाला है और आपका मजा और दुगना होने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इससे हम दो भागों में समझते हैं। यानी कि ये जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसको क्या समझेंगे, दो भागों में समझेंगे प्यारे बच्चों। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति, जैसे स्वतंत्रता से पहले की स्थिति, हम ये समझेंगे। पहले हम जानेंगे कि स्वतंत्रता से पहले हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में। और प्यारे बच्चों, इसका जो दूसरा भाग है, उसमें हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम पहला भाग के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो देश था वो स्वतंत्रता से पहले उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, भारत की अर्थव्यवस्था आजादी से पहले कैसी थी। तो इसमें हमें बहुत सारे बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तब जाके हमें पता चलेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार, हमारे देश की अर्थव्यवस्था घट रही थी और अपने बहुत ही दयनीय स्थिति में आ गई थी प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, फिर पढ़ेंगे अर्ध समांती व्यवस्था, पिछड़ी अर्थव्यवस्था, गतिहीन अर्थव्यवस्था, घिसी हुई अर्थव्यवस्था, विच्छेदित अर्थव्यवस्था और निर्भर अर्थव्यवस्था। प्यारे बच्चों, ये सभी प्रकार के अर्थव्यवस्था हमारे देश में आए कब, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। उन्होंने हमारा बहुत शोषण किया, लेकिन प्यारे बच्चों केवल वो भारतीयों का शोषण नहीं किए, वो भारत में धन, संपत्ति, संसाधन, यातायात, व्यापार, उत्पादन, इन सभी चीज का शोषण किए हैं और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने बहुत ही नीचे गिरा दिया है। ठीक है, जिसके कारण प्यारे बच्चों अभी भी हमारे देश में अर्थव्यवस्था उतने ऊंचे लेवल पे नहीं पहुंच पाई है। आप अगर जीडीपी की बात करो प्यारे बच्चों, तो जीडीपी हमारे देश की बहुत ही अभी भी डाउन है, जिसको सरकार हमेशा उसको ऊपर करने के, मतलब अपने सरकार जो है वो देश की जो जीडीपी है उसको ऊपर करने की कोशिश करती है। ठीक है, ये सब दिन किसका है, अंग्रेजों का है। उन्होंने इतना ज्यादा शोषण किया प्यारे बच्चों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को इतना नीचे कर दिया है कि उसका नतीजा हम अब आज तक देखते हैं। उन्होंने हमारे देश में हमारा संसाधन का उपयोग किया है, हमारे उत्पादन का उपयोग किया है प्यारे बच्चों, हमारे देश से वस्तु को लेकर अपने देश में ले जाकर बेचते थे और उससे वो मुनाफा कमाते थे। ठीक है, ये सारी बात प्यारे बच्चों हम इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे उपनिवेशी अर्थव्यवस्था। सबसे पहले पढ़ेंगे हम उपनिवेशी अर्थव्यवस्था। उपनिवेशी अर्थव्यवस्था क्या है उसके बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, जब भारत को आजादी मिली, है ना, जब भारत को आजादी मिली उस समय भारत की अर्थव्यवस्था उपनिवेशी अर्थव्यवस्था था। ठीक है, जब आजादी मिली उस समय जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो उपनिवेशी अर्थव्यवस्था है। अभी आपको प्यारे बच्चों उपनिवेशी का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी 1 मिनट में आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और लाइफ टाइम के लिए आप उपनिवेश को नहीं भूलोगे। ठीक है, इतना सरल भाषा में आपको समझ में आएगा कि उपनिवेशी अर्थव्यवस्था क्या होता है। प्यारे बच्चों, उपनिवेशवाद एक विदेशी देश किसी दूसरे देश पर राज करता है और उसके सभी फैसले अपने फायदे के लिए करता है, वो होता है उपनिवेशवाद। वो होता है उपनिवेशवाद। प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जब एक शक्तिशाली देश, है ना, जब एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पे क्या करता है, अपना अधिकार जमा लेता है। जब एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर अपना अधिकार जमा लेता है प्यारे बच्चों, तो वह देश उस देश का उपनिवेशवाद कहलाता है, उपनिवेशी देश कहलाता है। प्यारे बच्चों, यहां पे समझेंगे कि जैसे अगर हम बात करें तो शक्तिशाली देश में यहाँ पे क्या था, पहले अंग्रेज था, है ना, ब्रिटिश से, और यह किस पे कब्जा किए थे, भारत पे कब्जा किए थे। तो प्यारे बच्चों, भारत क्या हुआ, भारत इस देश का, भारत इंग्लैंड का, भारत ब्रिटिश शासक का क्या हुआ, उपनिवेश हुआ, है ना। यानी कि जब एक मजबूत शासक
जब एक मजबूत देश किसी दूसरे देश पर अपनी कब्जा बना लेता है, अपने अधिकार को जमा देता है, तो प्यारे बच्चों वो उपनिवेश कहलाता है। ठीक है, और उसके अंदर जो भी अर्थव्यवस्था आएगा प्यारे बच्चों, वह उपनिवेशवाद अर्थव्यवस्था कहलाएगा। यही हम जानने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें उपनिवेशवाद अर्थव्यवस्था की, उपनिवेशवाद अर्थव्यवस्था की, तो जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासक था प्यारे बच्चों, तो उस समय जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वह उपनिवेशवाद थी। कैसी थी? उपनिवेशवाद थी। यानी कि इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें क्या होता था, इसमें कोई भी फैसले भारतीयों को लेने का कोई अधिकार नहीं था प्यारे बच्चों। इसमें जो भी उत्पादन होता था उस पे अंग्रेजों का हक था प्यारे बच्चों। इसमें जो भी व्यापार होता था उस पे भी अंग्रेज का हक था। जितने नियम बनते थे वो सभी अंग्रेजों के लिए बनते थे, भारतीयों के लिए कोई नियम नहीं थे, है ना। जितना भी अगर बात करें आयात और निर्यात, यानी कि प्यारे बच्चों भारत में किसी चीज का आना और भारत से किसी वस्तु का जाना, वो सब अंग्रेज ही डिसाइड करते थे। इन सभी का भागीदारी अंग्रेजों के पास था। ये था हमारे उपनिवेशवाद अर्थव्यवस्था की कहानी, है ना। यानी कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था उनके अधीन था, उनके हक में था, उनके अधिकार में था। तो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी नियम थे, जो भी फैसले थे, वो सब वही लेते थे। भारतीयों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि जिससे वो अपना फैसला ले, जिससे वो अपने नियम को बनाए, ऐसा कोई अधिकार नहीं था। यही हम जानेंगे अर्थव्यवस्था में। कैसा अर्थव्यवस्था? उपनिवेशवाद। प्यारे बच्चों भारत पर अंग्रेजों ने राज किया और उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए किया, तो इसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों जब एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था, उस देश की सामाजिक व्यवस्था, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था सब उसके अधीन हो जाता है, तो ये उपनिवेशवाद कहलाता है प्यारे बच्चों, है ना। यही हुआ था हमारे भारत के साथ। तो प्यारे बच्चों ये देखेंगे कि भारत की जो स्थिति थी वह उपनिवेशी अर्थव्यवस्था में थी। देखो इसमें क्या था, भारत खुद फैसले नहीं ले सकता था, पहला बात, है ना। वो कोई भी फैसला नहीं ले सकता था। सभी बड़ी फैसले कौन लेता था? ब्रिटेन की सरकार लेती थी, है ना। यानी कि अंग्रेज लेते थे। जितने भी फैसले थे प्यारे बच्चों वो सभी अंग्रेजों को लेने का अधिकार था। भारत के पास, भारतीय नागरिक के पास कोई अधिकार नहीं था कोई भी फैसला लेने का। प्यारे बच्चों भारत की नीतियां यानी कि नियम कानून जिससे लोगों को चलाया जाता है, जिससे हमारा देश चलता है प्यारे बच्चों, वो सभी नियम अंग्रेजों के लिए बनती थी। भारत की खेती, उद्योग, व्यापार सब कुछ इंग्लैंड के फायदे के लिए चलता था। यानी कि प्यारे बच्चों भारत में क्या व्यापार होगा यह अंग्रेज बताते थे। भारत में किस चीज का उद्योग होगा ये भी अंग्रेज तय करते थे। भारत कहाँ व्यापार करेगा ये भी अंग्रेजों तय करते थे। तो प्यारे बच्चों ये सभी फैसले कौन लेता था? अंग्रेज लेते थे। तीसरा है भारत सिर्फ एक कच्चा माल देने वाला देश बन गया था। यानी कि भारत देश में कोई उत्पादन नहीं होता था, वो बस कच्चा माल का उत्पादन करते थे, है ना। किसी फसल का उत्पादन नहीं करते थे, वो कच्चा माल का उत्पादन करते थे और वो कच्चा माल इंग्लैंड जाता था प्यारे बच्चों, और वहां से वस्तु बनता था और भारत में आके बिकता था। सोचो कितनी बुद्धिमानी की बात है। अंग्रेज किस प्रकार शोषण किए हैं ये सोचो। उनका शोषण इस हद तक है कि वो हमारे देश से सामान ले जा रहे हैं और अपने देश में उसको अच्छा बनाकर और फिर लाके हमारे ही देश में बेच रहे हैं। सोचो क्या दिमाग लगाया था। और इसी तरह उन्होंने इतने वर्षों तक हमारे देश पे क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा था। ठीक है, जैसे कपास, प्यारे बच्चों कपास की खेती हमारे भारत में होती थी, लेकिन वो सब लेकर चले जाते थे इंग्लैंड और वहां पे क्या करते थे? वहां पे जाके वो कपड़ा बनाते थे। यानी कि कपास से जो रेशा है प्यारे बच्चों यह तो भारत में बनता था। कपास से जो रेशा था यह भारत में बनता था और इस रेशा को क्या करते थे? वो लेके चले जाते थे इंग्लैंड और वहां जाके अच्छा सा कपड़ा बना के रंग बिरंगा बना के ला के भारत में ही बेच देते थे। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों मसाला का व्यापार, और प्यारे बच्चों मसाला से ही व्यापार की उत्पत्ति हुई। मसाले से ही प्यारे बच्चों हमारे देश में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। सबसे पहले मसालों का व्यापार होना ही शुरू हुआ, जिस वजह से प्यारे बच्चों हमारा देश धीरे धीरे अंग्रेजों के चंगुल में जाने लगा। फिर देखो जैसे चाय, इन सभी का क्या होता था? इन सभी का व्यापार ब्रिटेन में होने लगा था।
भारत में बनने वाली चीजें घट गई। अब सोचो, जब कच्चा माल का उत्पादन होगा और वो सब किसी दूसरे देश में जाएगा, तो बताओ भारत में क्या बनेगा। किसी चीज को बनाने के लिए हमें कच्चा माल की जरूरत पड़ेगी, और कच्चा माल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हमारे देश में कच्चा माल नहीं रहेगा तो किसी चीज का उत्पादन कैसे होगा, कोई वस्तु कैसे बनेगा, है ना। तो इसलिए भारत में क्या हुई, चीजें घट गई, यानी कि किसी भी चीज को बनाया ही नहीं जाता था भारत में, कोई भी वस्तु बन ही नहीं था, है ना, कोई भी वस्तु नहीं बन रहा था, जिस वजह से भारत में क्या हुआ, वस्तुओं का बनना क्या हुआ, घट गया। क्योंकि ब्रिटेन का सामान भारत में बिकने लगा, है ना। ब्रिटेन वाले वहां से सामान को लाके भारत में बेचते थे, लेकिन वो बनता किससे था, वो बनता था भारत के कच्चे माल से। ठीक है, तो ये था उपनिवेशवाद, इसे ही कहते हैं उपनिवेशी अर्थव्यवस्था। तो प्यारे बच्चों, यहां तक हमने समझ लिया। इसके बाद हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था और कैसे कैसे कम होती गई और कैसे कैसे पीछे होती गई। ये सारे चीज का जिक्र हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।